हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ था 17-18 फरवरी को। उस एग्ज़ाम का जो कैंसिल हो गया था उसमें आए हुए जीके के पेपर के बारे में। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि जीके में कितने क्वेश्चन आए हुए थे और जो क्वेश्चन आए थे उनका पूरा विश्लेषण के साथ इसमें बात किया जाएगा। उसके जो आंसर हैं वो तो हैं, उनके आंसर के बारे में हम जानेंगे ही, साथ में जो विश्लेषण बाकी जो ऑप्शन 3 दिए गए हैं उन तीनों ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों, ये जो आंसर दिए जा रहे हैं ये पूरी तरह से सही और एथेंटिक आंसर हैं। और दोस्तों, इससे ये भी पता चलेगा कि आपका जो अगला पेपर होने वाला है उस पेपर में क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि इसी पेपर्स की एनालिसिस से ही पता चलेगा कि आगे आपके जीके के क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय पे वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों, यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी ये इंटरेस्टेड है ये एग्ज़ाम देने में, उनके लिए हमारे चैनल पे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी देखना चाहते हैं या जीके के भी जो भी वीडियोज़ हैं वो पड़े हुए हैं और वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत सारे फालतू क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो आया हुआ था जीके में। और दोस्तों, ये शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों के जीके के क्वेश्चन हैं। शिफ्ट फर्स्ट में और शिफ्ट सेकंड में ये जो 17 और 18 आपका हुआ था फरवरी में, इसके जो दोनों के जो पेपर हुए थे इसके जीके के पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो दोस्तों, ये आपको पता होगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से हमें एक भी मिल जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो संस्कृत में लिखी गई है। दोस्तों, याद रखिएगा कि कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो वो संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दोस्तों, इसकी व्याख्या दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया, जिसे 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया है। इसे चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ से समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अशोक, मुगल शासक जहांगीर के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4-5 फैक्ट आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला तो ये याद रखिएगा कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें जो प्रशस्ति यानी प्रशंसा की गई है वो समुद्रगुप्त की गई है। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसी ने इसको लिखा था, वही उत्कीर्ण कराया था। और ये चंपू काव्य शैली में, चंपू काव्य शैली का मतलब होता है दोस्तों कि चंपू काव्य शैली का मतलब होता है कि ये गद्य में भी है और पद्य में भी है, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये इन्हीं दोनों को मिला करके गद्य पद्य दोनों भाषा में जब दोनों शैली में लिखी जाती है तो इसी को चंपू शैली कहा जाता है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें केवल समुद्रगुप्त के लेख नहीं है, अशोक के भी इसमें लेख हैं और साथ में मुगल शासक जहांगीर के भी हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किन किन शासकों के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का भी प्राप्त होता है, अशोक का भी प्राप्त होता है और मुगल शासक जहांगीर का भी प्राप्त होता है। दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैलाडीले की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपका यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था इसमें क्वेश्चन को लेंदी बनाने की कोशिश की गई थी, बाकी क्वेश्चन सिंपल थे। इसलिए क्वेश्चन को देख करके घबराना मत कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है, कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए या मुझे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस यही पूछ रहा कि बैलाडीले की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है, एक सिंपल सा। बाकी ये सब कहानी गढ़ दिया है इसको। तो आपको पता है कि बैलाडीले की जो खान है, बैलाडीले की जो पहाड़ियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं। और ये छत्तीसगढ़ में बैलाडीले की पहाड़ियाँ, और बैलाडीले की जो पहाड़ियाँ हैं ये लोहे की खान के लिए भी जानी जाती है। यहाँ लोहे की प्राप्ति होती है, खासकर हेमेटाइट प्रकार का लोहा।
दोस्तों हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो बैलाडीले की जो पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में है और ये पहाड़ियाँ उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहे का जो अयस्क पाया जाता है हेमेटाइट अयस्क, वो बैलाडीले की पहाड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर। दोस्तों याद रखिएगा, आपके जो जीके का पेपर आता है, जीके में 4-5 सेक्टर उन्होंने पकड़ रखा और वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनाते हैं। जैसे कि मुख्यालय के बारे में वो पूछ देते हैं, राजधानियों के बारे में पूछ देते हैं, मुद्राओं के बारे में पूछ देते हैं। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आइकन जी के अड्डा, दोस्तों आइकन जी के अड्डा पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वीडियो रखता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं जीके में, तो उसके लिए आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आपका पेपर बनेगा, जैसा पेपर आएगा क्वेश्चन, उसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें, ताकि फालतू चीज़ें पढ़ करके दिमाग में बोझ न बने आपके। केवल वही चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है या जिन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों इससे संबंधित जितने भी वीडियोज़ होंगे आपको हमारे आइकन जी के अड्डा टीम चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पे है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। दोस्तों देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। दोस्तों इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO है, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसा कि बताया गया ये भी जेनेवा में होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का भी जेनेवा में होता है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का भी जेनेवा में होता है। दोस्तों ये चारों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। खासकर ये जो WTO वाला है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये दोनों तो और भी इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन चारों का जो मुख्यालय है, ये चारों का मुख्यालय जिनेवा में ही है। अगला है इसमें दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट है, खासकर ये यूनेस्को का जो मुख्यालय है और OECD का जो मुख्यालय है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो दोस्तों इसमें यूनेस्को जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार पूछा गया है कि यूनेस्को की राजधानी कहाँ है। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मुख्यालय से संबंधित वीडियोज आपको मिल जाएंगे, राजधानियों से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे, मुद्राओं से संबंधित वीडियो सब आइकन जी के अड्डा पे आपको मिल जाएंगे। इसीलिए आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके अकॉर्डिंग आपको वीडियोज मिलती रहे। ये नाटो जो है, नाटो का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को और OECD इन दोनों का मुख्यालय है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो होती है, यहाँ नाटो का मुख्यालय है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनेस्को और नाटो ये याद रखिएगा। फिर इधर ILO को याद रखिएगा दोस्तों, ILO को, WHO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और आपके हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला दो क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की जो खेती होती है, इसकी कटाई उपज को ये बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हाँ, कल्चर से संबंधित भी आपको एक वीडियोज मिल जाएंगे जो एग्रीकल्चर से संबंधित, किस एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको मिल जाएंगे। बाकी हम देख लेते हैं दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन है, जैसे वीटी कल्चर जो होता है ये अंगूर की खेती उपज कटाई को जाना जाता है। पीसी कल्चर जो होता है ये मत्स्य उत्पादन के लिए होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मत्स्य मछली पालन जो किया जाता है इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। बाकी सेरी कल्चर जो होता है, सेरी यानी सिल्क, यानी कि रेशम का जो पालन, रेशम का जो उत्पादन किया जाता है उसको सेरी कल्चर कहा जाता है।
हार्टिकल्चर जो होता है दोस्तों, हार्टिकल्चर में ये बागवानी से संबंधित होता है। हार्टिकल्चर मतलब हो गया बागवानी से संबंधित। तो दोस्तों ये चारों फैक्ट याद रखिएगा और इनसे संबंधित वीडियोज आपको मिल जाएंगे आइकन जी के अड्डा पे, इसलिए जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों दिया हुआ अंगूर की खेती, उपज और कटाई को बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर को मत्स्य पालन से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है। दोस्तों जिन लोगों को वीडियोज की हमारी मतलब स्पीड कम लग रही होगी तो वो यूट्यूब के सेटिंग पे जा करके स्पीड को बढ़ा लेंगे वहाँ से। एक्चुअली इसलिए थोड़ा स्लो में दिया जा रहा है ताकि जो भी नए बच्चे हैं वो भी इसे आसानी से समझ सके। इसलिए जिनको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जा सकता है तो आप वहाँ पे सेटिंग पे जा करके यूट्यूब के वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पे मत जाना, केवल ऑप्शन की सही क्या है फैक्ट उसको ये देखना। ये जो कुल्ह कहा जाता था, ये जो स्थानीय सिंचाई की प्रणाली थी जो विकसित हुई थी लगभग 400 साल पहले नहर की, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगभग 4 शताब्दी पूर्व गुरुत्व आधारित नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ह विकसित हुई थी। कुल्ह का शाब्दिक अर्थ है पानी के चैनलों को मोड़ना। इसमें सतही जल को पतली नहरों के माध्यम से खेतों की तरफ मोड़ दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं ये टफ हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन के पीछे भागिएगा मत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबके लिए टफ हो जाते हैं और तुक्केबाजी में किसी का सही हो गया तो सही हो गया। इसलिए जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना, ना कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा समय गंवा देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है कुमार संभव। तो कुमार संभव जो है ये महाकवि कालिदास की रचना है और कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों सब रट्टा मार जाइएगा, चाहे कुमार संभव हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मालविकाग्निमित्रम हो, ये जब जितने भी हैं दोस्तों, ये मेघदूतम हो गया, ये सब जितने भी हैं इन कालिदास की रचनाएं, कालिदास की सारी रचनाओं को रट्टा मार जाइएगा, क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन आते रहता है। दोस्तों कल्हड़ जो है, कल्हड़ की आगे जो फैक्ट है देख लेते हैं। कल्हड़ की जो रचना है वो राज तरंगिणी होती है। भारवी जो है, भारवी की रचना जो है किरातार्जुनी होती है। दोस्तों यहाँ पे व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कुमार संभव महाकवि कालिदास की रचना है। कालिदास की अन्य रचनाएं ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, ये सब रचनाएं याद रखिएगा। ये है किरातार्जुनी जो है ये भारवी की है और राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ की रचना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। दोस्तों केवल क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है, इसको चाहते ये तो सीधे सीधे पूछ सकते थे कि सुरहा ताल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, मात्र यही पूछ रहा। तो सुरहा ताल जो है आपका ये बलिया में स्थित है, लेकिन जो भी चीज़ ये पूछ रहे हैं उसकी एक विशेषता बता दे रहे हैं और क्वेश्चन को लेंदी बना दे रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये सब यूपी स्पेशल जितने भी हैं, यूपी स्पेशल के जो मेरे वीडियो पर पड़े हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो सब आप देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी पक्षी अभयारण्य, वन्य अभयारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गए, इनसे संबंधित आपको वीडियोज एक मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए इसके बारे में घबराना नहीं, ये सारे आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे और आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो भदोही जो है ये कालीन की बुनाई के लिए फेमस है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह ये पूछा गया और पूछते भी रहता है।
तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे फैक्ट आपको वीडियोज बना करके दे दिए जाएंगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, ये हुरका बॉल होता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, यहाँ से एक फैक्ट ये भी निकलता है, क्वेश्चन इसी को घुमा करके पूछ लेगा आपसे कि कौन सा नृत्य जो है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये हुरका बॉल है। या फिर ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हुरका बॉल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आपके कई फैक्ट तैयार हो रहे हैं। बाकी रसिया जो होता है, चरकुला जो होता है, ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। बाकी कजरी जो होता है, ये कजरी आपके मिर्ज़ापुर सोनभद्र इलाके में किया होता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये याद रखिएगा दोस्तों, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये कजरी के बारे में कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। दोस्तों इधर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुरका बॉल लोक नृत्य उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिएगा कि हुरका बॉल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही राज्य था जो 2000 में अलग हुआ था, तो वहाँ भी उत्तराखंड में भी होता है। और धान और मक्के की खेती के दौरान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि धान और मक्के की खेती के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो हुरका बॉल है, याद रखिएगा। बाकी चरकुला तथा रसिया जो होते हैं ये ब्रज क्षेत्र में, कजरी जो होता है ये पूर्वांचल और बिहार दोनों में। तो कजरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश की एक पहल है। यह राज्यों के उद्यमियों जो कि उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं या अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है। यानी सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि एक ही जगह आपको सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। यानी कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन पे चला जाए, उसको सारी सुविधाएं वहीं एक जगह मिल जाएंगी, उसे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत आधारित भूखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है धृति। धृति यानी कि धृति का सामान्य सा अर्थ होता है धारण करने वाला, यानी कि होल्ड। होल्ड याद रखिएगा दोस्तों, ये इसको धृति कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूखंड को धृति जोत या होल्डिंग कहा जाता है, वही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूपीएसएसएफ का पूरा नाम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके किसी भी एग्जाम में फिर से रिपीट कर सकता है ये, इसलिए इसको याद रखिएगा कि यूपीएसएसएफ, तो यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, एस का मतलब होता है स्पेशल सिक्योरिटी और एफ मतलब फोर्स, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। यह राज्य के विशेष सशस्त्र पुलिस बल हैं। इसका गठन सितंबर 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों जीएसटी के लिए सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही या वसूली है। दोस्तों पहला ही इसका गलत है, यही पहला जो है ये गलत है, क्योंकि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ नहीं होता है।
ये एक दर पे पूरे देश में लिया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर होता है। यानी कि अब आगे ऑप्शन ये देख, इसको समझने की कोशिश। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, सही है ये। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल, जो खरीदता है, खरीद जो क्रेता होता है वही इसको पे करता है। अगला है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य और प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है कि पूरे देश में एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा, ए ही गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों कच्छ गुजरात में स्थित जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है, जिसे दीन दयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कांडला जो बंदरगाह है इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, तो कांडला जो है गुजरात का ये ज्वारी बंदरगाह है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि दिए गए विकल्प में कांडला बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये बंदरगाह महाराष्ट्र में है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? मर्मुगांव जो बंदरगाह है ये गोवा में है, और पारादीप जो है ये उड़ीसा में। दोस्तों बंदरगाहों से संबंधित एक आपको वीडियोज मिल जाएगा जो 12-15 मिनट का होगा कि भारत के जो भी 13 बड़े बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों के बारे में, किस राज्य में स्थित हैं, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन कौन प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कौन कृत्रिम बंदरगाह हैं, ये सभी आपको आइकन जीके अड्डा टीम प्रोवाइड करा देगी। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया था ये पूरी तरह से करंट पे था, ये करंट बेस था। तो ये जो काबरा INS काबरा गया हुआ था ये कोलंबो श्रीलंका गया हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एयरक्राफ्ट से जो भी चीज़ें होती हैं या फिर जो एक्सरसाइज होते हैं, सैन्य अभ्यास होता है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं करंट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, और आइकन जीके अड्डा टीम की जो आपने देखा होगा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो थे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये खुदाई खिदमतगार, इसी को लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष के लिए किया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। तो एक जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला था, खुदाई खिदमतगार, यही इसी को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो लाल कलर की कुर्ती पहनते थे। लाल कलर का जो है ये कुर्ती पहनते थे, इसी वजह से इसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? तो ये जो था ये क्वेश्चन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दिया था, तो ये भारत और इटली के बीच में हुआ था। दोस्तों ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, और करंट का क्वेश्चन कैसा आया हुआ इसकी